विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक के इस नए अंक के साथ मैं अंजलि चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे जीवाणुओं से जुड़े एक रोचक शोध के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे बनती है इंस्टेंट आइस। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। मौजूदा डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव या फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स में कई टेराबाइट डेटा सहेजा जा सकता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने पर अक्सर तकनीकें पुरानी पड़ जाती हैं और इनसे डेटा पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क के साथ पहले ही हो चुका है। इसी कड़ी में अब वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों में डिजिटल जानकारी को सहेजने की तैयारी में हैं। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। डेटा सहेजने के लिए डीएनए कई कारणों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। पहला तो ये कि डीएनए हमारी सबसे कॉम्पैक्ट हार्ड ड्राइव से भी 1000 गुना ज्यादा सघन है। नमक के एक दाने के बराबर टुकड़े में ये 10 डिजिटल फिल्में सहेज सकता है। दूसरा, चूंकि डीएनए जीव विज्ञान का केंद्र बिंदु है, इसलिए उम्मीद है कि डीएनए को पढ़ने लिखने की तकनीक समय के साथ सस्ती और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। डीएनए में डेटा सहेजना कोई बहुत नया विचार नहीं है। शुरुआत में शोधकर्ता डीएनए में डेटा सहेजने के लिए डिजिटल डेटा को 4 क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के संयोजनों के रूप में परिवर्तित करते थे। डीएनए संश्लेषक की मदद से ये परिवर्तित डेटा डीएनए में लिखा जाता था। अगर कोड बहुत लंबा हो तो डीएनए सिंथेसिस की सटीकता पर फर्क पड़ता है, इसलिए डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डीएनए में लिखा जाता है। हर एक डेटा खंड को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है जो अणु में उसका स्थान दर्शाता है। इसके बाद डीएनए सीक्वेंसर की मदद से डेटा को पढ़ा जाता है, लेकिन ये तकनीक बहुत महंगी है। 1 मेगाबिट डेटा लिखने में लगभग 2.5 लाख रुपए लगते हैं और डीएनए जिस चीज में सहेजा जाता है वह समय के साथ खराब हो सकता है। इसलिए टिकाऊ और आसानी से लिखे जाने वाले विकल्प के रूप में पिछले कुछ समय से शोधकर्ता सजीवों के डीएनए में डेटा सहेजने पर काम कर रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के तंत्र जीव विज्ञानी हैरिस वोंग ने जब इकोलाई जीवाणु की कोशिकाओं में फ्रक्टोज जोड़ा तो उसके डीएनए के कुछ हिस्सों की अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई। फिर क्रिस्पर की मदद से अधिक अभिव्यक्त होने वाले खंड को कई भागों में काट दिया और इनमें से कुछ को जीवाणु के डीएनए के उस विशिष्ट हिस्से में जोड़ा जो पूर्व में हुए वायरस के हमलों को याद रखता है। इस तरह जोड़ी गई जेनेटिक बिट डिजिटल 1 दर्शाती है। फ्रक्टोज संकेत की अनुपस्थिति में डीएनए को रैंडम बिट सहेजता है जो डिजिटल 0 दर्शाती है। इकोलाई के डीएनए को अनुक्रमित कर डेटा पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस व्यवस्था में भी सीमित डेटा ही सहेजा जा सकता है। इसलिए वोंग की टीम ने फ्रक्टोज की जगह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का उपयोग किया। उन्होंने इकोलाई जीवाणु में कुछ जीन जोड़े जो विद्युत संकेत दिए जाने पर डीएनए की अभिव्यक्ति में वृद्धि करते हैं। अभिव्यक्ति में वृद्धि जीवाणु के डीएनए में डिजिट को सहेजती है और इस तरह डीएनए को अनुक्रमित कर 0 से 1 के रूप में लिखा डेटा पढ़ा जा सकता है। नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित ये शोध बताता है कि इस तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने 72 बिट लंबा संदेश हेलो वर्ल्ड लिखा है। संदेश युक्त इकोलाई को मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के साथ भी जोड़कर उनमें डेटा सहेजा जा सकता है या उसकी हानि हो सकती है, इसलिए इस पर और भी शोध की आवश्यकता है। एक वीडियो आपने जरूर देखी होगी
जिसमें पानी की बोतल हिलाते ही इसमें मौजूदा पानी तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाता है। देखने में ये किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन असल में ये विज्ञान का ही कमाल है, जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। कोई भी पदार्थ जब अपनी अवस्था को बदलता है, जैसे कि पानी जो कि तरल से बर्फ यानी कि ठोस में बदलता है, तो उसमें न्यूक्लिएशन की प्रक्रिया शामिल होती है। ऐसा तब होता है जब पदार्थ में धूल का कण अशुद्धि के रूप में मौजूद हो, तब ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की तरह काम करता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का कारण बनता है। न्यूक्लियस या नाभिक पर एक अणु आइस क्रिस्टल का निर्माण करता है। धीरे धीरे आइस क्रिस्टल का विस्तार होता है और ये पास के सभी अणुओं को बर्फ में बदल देता है। सामान्य तौर पर पानी में कई सारे नाभिक मौजूद होते हैं, इसलिए जब फ्रीजर से निकाले गए पानी के बोतल को हिलाया जाता है तो ये सभी अशुद्धियों को जमाना शुरू कर देता है। ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन कहलाता है, क्योंकि इसमें पानी के अणु एक समान नहीं होते। लेकिन क्या होमोजीनियस न्यूक्लिएशन को संभव किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। ऐसा तब होगा जब पानी में कोई भी अशुद्धता मौजूद ना हो। ऐसा होने पर पानी में कोई भी न्यूक्लियाई मौजूद नहीं रहता। पानी कितना भी ठंडा हो जाए, इसमें बर्फ नहीं जमती। इस प्रक्रिया को इंस्टेंट आइस यानी कि तत्काल बर्फ बनाना कहते हैं। पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन प्यूरिफाइड पानी जो कि आप दुकानों से बंद बोतलों से खरीदते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन पानी के अणु मौजूद होते हैं। इसलिए इसमें हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है। अगर आपके पास प्यूरिफाइड पानी की बोतल है तो आप इसे कुछ घंटों के लिए अपने फ्रीजर में बिना हिलाए और छुए रख सकते हैं। ये फिर भी तरल अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि बिना न्यूक्लियाई वाला शुद्ध पानी -43.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। इस तरह ये सुपर कूल लिक्विड बन जाता है। पानी कितनी देर में जमेगा, ये पानी की बोतल के आकार और फ्रीजर पर निर्भर करता है, लेकिन सुपर कूल स्टेट तक पहुंचने के लिए ये पानी कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लेगा। इसके बाद सावधानी से पानी की बोतल को फ्रीजर से बाहर निकालिए और इसको एक बार हिलाइए या टेबल पर रख दें। इसके बाद किसी तरह की गतिविधि नाभिक की तरह काम करेगी, चाहे वो हवा का बुलबुला हो या फिर बोतल में हल्का सा झुकाव। इस प्रकार थोड़े से भी बदलाव से होमोजीनियस न्यूक्लिएशन की प्रक्रिया होती है और तुरंत बर्फ यानी कि इंस्टेंट आइस बन जाती है। उम्मीद है आज का साइटेक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए इंडिया साइंस को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी साइटेक के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।